जैसा कि हम लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये प्रथम प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व या लोक प्रशासन के सिद्धांत कह लीजिए, उस पर्चे के अंतर्गत आता है कि लोक प्रशासन के सिद्धांत और तत्व में लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। हमने अब तक राजनीति विज्ञान, विधि, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, इतिहास के बारे में चर्चा की और आज उसी कड़ी में अंतिम रूप से लोक प्रशासन का भूगोल से क्या संबंध है। जहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ जनता की जीवन प्रणाली पर निश्चित प्रभाव डालती हैं, अतः वह सहज ही उसकी समस्याओं और संस्थाओं को प्रभावित करता है। तात्पर्य होता है कि भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे रेतीली जगह है, वह जगह जनता की जीवन प्रणाली को निश्चय ही प्रभावित किए बिना नहीं रहती, अतः वह सहज ही उस समस्याओं और संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जंगल, ज़मीन, पहाड़, रेतीली जगह अलग परिस्थितियों के अनुसार वहाँ की इस प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहते। अतः रिग्स ने प्रशासन में स्थानीय परिस्थितियों के अध्ययन पर बल देते हुए पारिस्थितिक मूलक दृष्टिकोण को अपनाने कहा गया। जैसा कि रिग्स ने बताया कि किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था है, वहाँ के पर्यावरण से या वहाँ परिस्थिति मूलक अध्ययन करके परिस्थितियों से ज़्यादा प्रभावित होती है। भारत जैसे देश में हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई और उसके साथ ही साथ हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के तौर पर जनता के द्वारा निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का भी हमने प्रावधान रखा। राष्ट्रपति को भी कहीं से हमने कमज़ोर नहीं बनाया, यानी दोनों मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच का जो शक्ति संतुलन है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक देश में जो लोकतंत्र थे या लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं, उनका अध्ययन करते हुए उन्होंने प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की और उसके गहन अध्ययन और मनन के पश्चात हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार, हमारे देश की औपनिवेशिक शासन के दौरान वहाँ की मानसिक स्थिति कैसी है, उसके आधार पर हम कितने जागृत हो सकते हैं, कितनी चेतनता आ सकती है, उस आधार पर हमने संविधान में एक एक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने प्रावधान किए गए। ये पारिस्थितिकी जो दृष्टिकोण है, ये इस बात पर जोर देता है कि वहाँ का पर्यावरण कैसा है, इकोलॉजिकल अप्रोच, यानी उस देश की राजनीतिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, शासन की क्या स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, इन का अध्ययन किए बिना हमें उस देश की शासन व्यवस्था का निरूपण या उस देश की शासन व्यवस्था का प्रारूप तय नहीं कर सकते। अतः लोक प्रशासन में भी पर्यावरण को समझने का महत्व है। जैसा कि हम इकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें किसी भी पौधे के लिए वहाँ का वायु, पानी, प्रकाश आवश्यक है उसको फलने फूलने हेतु। इसी प्रकार लोक प्रशासन में भी पर्यावरण प्रभावित करता है। और वो पर्यावरण क्या है, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ की आर्थिक स्थितियाँ कैसी हैं, परिस्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ का ऐतिहासिक कालक्रम, कालखंड कैसा रहा है। जैसा कि औपनिवेशिक शासन था तो उसके अनुरूप हमारी शासन व्यवस्थाएं या संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ। वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, तो इन परिस्थितियों में सामाजिक स्थिति कैसी है, इन परिस्थितियों का अध्ययन कर प्रत्येक बिंदु पर विचार विमर्श कर हमारे संविधान निर्माताओं ने ये शासन व्यवस्था दी। ये पारिस्थितिक मूल्य दृष्टिकोण है। तो इसलिए भूगोल और जो लोक प्रशासन है, भूगोल का जो पारिस्थितिक मूल्य अध्ययन है, दृष्टिकोण है, या भूगोल की जो पर्यावरण है, पर्यावरण संबंधी जो अध्ययन है, उसके आधार पर लोक प्रशासन को प्रभावित किए बिना नहीं रहा था। लोक प्रशासन
का भूगोल का एक अपना अलग प्रभाव है। इसलिए फ्रेंच विचारक मॉन्टेस्क्यू ने इतिहास पर भूगोल के प्रभाव का विस्तृत विवेचन करते हुए ये प्रदर्शित किया था कि किसी भी देश की शासन पद्धति प्रधान रूप से उसके भूगोल से निर्धारित है। जैसा कि उस देश में, राज्य में पर्वत है, नदी है, घाटी है, अन्य भौगोलिक तत्व हैं, जैसा कि रेतीली ज़मीन है, पहाड़ी ज़मीन है, तो वहाँ की जो प्रशासकीय कार्य क्षेत्र की जो सीमाओं को प्रभावित करते हैं, इस आधार पर वहाँ की जो संस्थाएं या प्रशासकीय कार्य क्षेत्र का निर्धारण है इन परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाता है। भौगोलिक परिस्थिति अनुसार जैसलमेर, बाड़मेर है, बहुत दूर दूर तक प्रशासनिक और जनसंख्या घनत्व में स्थापित लोग रहते हैं, तो वहाँ का जो शासन व्यवस्था है या जिला केंद्र है, खंड केंद्र है, ब्लॉक है, पंचायत समिति, वो दूर दूर का एरिया लेकर जनसंख्या के आधार पर वो तय किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ की जो पारिस्थितिकी है उसका उदाहरण है कि पारिस्थितिकी के आधार पर शासन व्यवस्था का प्रारूप तय किया जाता है। इसलिए लोक प्रशासन को पारिस्थितिकी मूल्य का अध्ययन पर जोर देते हुए भूगोल का एक अनूठा गहरा संबंध है कि वो है बिना पारिस्थितिकी अध्ययन के बिना किसी भी प्रशासनिक संस्था या प्रशासनिक इकाई का हम उसके ऊपर अध्ययन नहीं कर सकते या उसके प्रारूप को नहीं लादा जा सकता या शासन व्यवस्था को अंगीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार वर्तमान में संचार का आवागमन के उन्नत साधनों ने प्रशासन पर भौगोलिक परिस्थितियां के प्रभाव को बहुत कम कर दिया है, तथापि वह उसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सका है। जैसा कि आज भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर हम कह रहे हैं, तो उन भौगोलिक परिस्थिति पर भौगोलिक आधार पर हम भौगोलिक परिस्थितियों का हम अध्ययन करते हुए उन्नत साधनों के बावजूद भी प्रशासन का बहुत भौगोलिक परिस्थितियों ने दूरी या प्रभाव है वो कम कर दिया है। किंतु आज भी भौगोलिक परिस्थितियां प्रशासनिक व्यवस्थाएं या संस्थाओं को स्थापित करने के लिए एक मजबूत आधार है। उनकी पारिस्थितिकी अध्ययन के बिना, उसके पर्यावरणीय अध्ययन के बिना हम वहाँ की जो शासन व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं समझ सकते या वहाँ की शासन व्यवस्था को हम स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि भूगोल का जो पारिस्थितिकी मूलक अध्ययन है या पर्यावरणीय अध्ययन है, जैसा कि लोक प्रशासन में पर्यावरण का तात्पर्य वहाँ की राजनीतिक पर्यावरण कैसा है, वहाँ का भौगोलिक पर्यावरण कैसा है, वहाँ का सांस्कृतिक पर्यावरण कैसा है, आर्थिक पर्यावरण कैसा है, वहाँ का राजनीतिक पर्यावरण कैसा है, इनका सब अध्ययन पर जोर दिया गया है ताकि वह उनका ठीक ठीक से अध्ययन करते हुए वहाँ की प्रशासनीय कार्यप्रणाली, प्रशासनिक इकाई तथा प्रशासनिक संस्थाओं का स्वरूप कैसा हो ये निर्धारित करने में ज़्यादा सहायता मिल सके और अधिक से अधिक उन समस्याओं को समझकर हम वास्तविक प्रारूप में या व्यवहारिक प्रारूप में वहाँ की शासन व्यवस्था तथा संस्थाओं को स्थापित कर सके। ये भूगोल का ही एक संबंध है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी मूलक अध्ययन करके वहाँ की शासन व्यवस्था को सही तरह से अंगीकार कर सकते हैं या क्रियान्वयन किया जा सकता है। इसी प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन का संबंध सभी सामाजिक विज्ञानों में से है और अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित किए बिना इसका अध्ययन भी अपूर्ण हो जाता है। यही नहीं, व्यावसायिक प्रशासन का हम नाम सुनते हैं, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिक प्रशासन ने भी लोक प्रशासन की तकनीकी और कार्य विधियों के लिए अनेक आदर्श तथा एक सैंपल के तौर पर निदर्शन प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर रोही ने बताया कि संभवतः लोक प्रशासन का सबसे बड़ा गुण उस विषय की, उस अनुशासन की विनम्रता है। लोक प्रशासन का जो सबसे बड़ा गुण है वह उस
अनुशासन और विषय की विनम्रता है। अन्य विज्ञानों से शिक्षा लेने की तत्परता और अन्य सहयोगी विज्ञानों के सम्मुख अंतिम और निश्चयात्मक सिद्धांत बनाने का दावा न करना, ये उसके उन्नत विकास का ही परिणाम है। अन्य विज्ञानों से शिक्षा लेने की तो तत्परता है, उत्सुकता है, और अन्य सहयोगी विज्ञानों के सम्मुख अंतिम और निश्चयात्मक सिद्धांत बनाने का दावा भी नहीं करना, ये उसके उन्नत विकास का ही परिणाम है। क्योंकि ये उत्तरोत्तर विकसित विषय है, नया विषय है, स्थापित विषय नहीं है, किंतु उन्नत विषय का प्रमाण है कि वह अपने आप को अन्य सहयोगी सामाजिक विज्ञानों के समक्ष है या सम्मुख है, वो अंतिम और निश्चयात्मक सिद्धांत बनाने का दावा नहीं करता। इसलिए लिपमैन ने ठीक ही कहा है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन प्रारंभ करने वाला व्यक्ति तुरंत ये अनुभव करता है कि विभिन्न विज्ञानों के मध्य दीवारें नहीं हैं। एक विषय में किए गए शोध कार्यों का प्रभाव अन्य विषयों के ऊपर पड़ता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जो लोक प्रशासन का अन्य विज्ञानों के प्रभाव है, जैसा कि चाहे उस जाति, उस नस्ल का व्यक्ति या पशु नहीं हो, किंतु किसी अन्य नस्ल के साथ अगर व्यक्ति खड़ा होता है या उसके साथ रहता है तो उसके प्रभाव हुए बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार लोक प्रशासन भी अन्य सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, कानूनी परिस्थितियां, नैतिक विज्ञान से संबंधित स्थितियां, भूगोल इतिहास से संबंधित परिस्थितियां, उनको साथ रहने से, उनका तुलनात्मक अध्ययन करने से ही एक नए सिद्धांत, नए विषय का प्रारूप होता है या नए नियम और सिद्धांत का प्रारूप तय होता है। इसी प्रकार लोक प्रशासन में अन्य विज्ञानों की भांति, जो अन्य सामाजिक विज्ञान है, उनकी भांति तुलनात्मक अध्ययन करने से इस विषय की शुद्धता, साथ ही साथ इसके विज्ञान होने का प्रमाण है। और हम परिमाणात्मक कथन कह सकते हैं कि लोक प्रशासन ने अन्य विषयों को विनम्रता के साथ अपने विषय में संयोजित करते हुए विषय को उन्नत बनाने का एक अच्छा कार्य किया है। और अभी लोक प्रशासन 1887 से प्रारंभ होकर एक अपने उत्कर्ष या प्रमाणित विषय की ओर बढ़ रहा है। और लोक प्रशासन को नीति विज्ञान कहें, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस कहें या पॉलिसी साइंस कहें, अन्य नए नए विषयों के रूप में इसका प्रादुर्भाव या उद्भव दिखाई दे रहा है। तो आज हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से हम संबंध तय करने या अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध का विवेचन करते हैं, तो इससे स्पष्ट प्रमाण है कि लोक प्रशासन ने अपने आप को संकुचित नहीं किया, व्यापक बनाया और अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध जोड़ते हुए विषय की व्यापकता को साबित किया। विषय की लचीलापन, उसकी ग्राह्यता, उसकी आयु को बढ़ाया है। इसलिए लोक प्रशासन विषय अभी युवा अवस्था में है, शैशव अवस्था समाप्त हो गई है, युवा अवस्था की ओर बढ़ रहा है। और युवा अवस्था में तो विषय चमकता दमकता है। इसलिए लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों ने उसके श्रृंगार किया है, उसको सुशोभित किया है। अतः हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में लोक प्रशासन के ही उन्नत विकास का प्रमाण सिद्ध करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन आज युवा अवस्था में विषय को और परिपक्वता की ओर बढ़ा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन विषय है वो वाकई एक रुचिकर, नया, नवीन और अन्य आधार पर अच्छा विषय बनता जा रहा है। इसलिए लोक प्रशासन विषय को हमें समझना, पढ़ना चाहिए और समसामयिक अध्ययन और अन्य तरह से जो प्रशासनिक प्रक्रिया है जिससे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसका भी ज्ञान होता है। इसलिए हम लोक प्रशासन विषय को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।